अपने 26 लोगों का खून कर सकता है, नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता है और उसको कासिस बलाय बना के एक वॉर इनिशिएट कर सकता है, उससे आप क्या समझ सकते हैं? ही इज अ नार्सिसिस्ट। अगर वो कार्रवाई करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब जाएगा। कश्मीर इज आवर रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो वो अभी तक मौजूद है। अल्लाह करे कि वो डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली हल हो जाए। आपको बताएं कि पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब सीज फायर जो है वो जारी है। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरा हॉटलाइन राब्ता हुआ, जिसमें जंगबंदी को बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन इसके बावजूद खदशात हैं कि बरकरार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खतरे की नई घंटी बजा दी है। उन्होंने खबरदार किया है कि खतरा अभी टला नहीं है। मकार दुश्मन की जानिब से किसी भी वक्त भारतीय जारहियत का खदशा मौजूद है। और नाजरीन, इसी खदशे के पेश नज़र DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा और उन्हें खबरदार किया कि भारत ने सीज फायर तोड़ा तो पाकिस्तान फौरी और सख्त तरीन जवाब देगा। जो भी हमारी सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कामरा एयरबेस का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मार्का हक में भारतीय तैयारे तबाह करने वाले शाहीनों से मुलाकात हुई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए दुश्मन को ललकारा और वाज़ेह किया कि बहादुर सपूतों ने मुख्तसर जंग में दुश्मन के दांत, घमंड और गुरूर को तोड़ दिया है। अगर पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखा गया तो ज़मीन खींच लेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात भी कर लेते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत का अमल शुरू हो गया है। DGMOs के दरमियान तीसरा हॉटलाइन राब्ता भी हुआ। हालिया बातचीत से हम क्या तवक्कुआत रखें? क्या ये वाकई कशीदगी में कमी की अलामत है या फिर महज वक्ती इकदाम है? साथ ही साथ इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि मार्का हक में तारीखी फतह पर आज सरकारी सतह पर, अवामी सतह पर भरपूर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। इस जज्बे को कैसे देखते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और जुमा मुबारक आप दोनों को। देखिए उज़ैर, पाकिस्तान और भारत का ये जो 4 दिन का जो वाक़या हुआ है, ये मार्का हुआ है, ये बहुत ही इसके डीप और गहरे, जो मैं कहूँगा कि स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट आया जी, इफेक्ट्स आए हैं और पूरी दुनिया जो है वो इसकी इन इफेक्ट से फायदा भी उठा रही है और अपने आप को पोजीशन कर रही है। जहां तक आपने DGMOs का जिक्र किया है, पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो मैं ये कहूंगा कि जी देखें, भारत जो है वो शुरू दिन से ही, वो भारत के ज़हन में जो चीज थी, मैं जरा आपको बैकग्राउंड बता दूं तो उस बैकग्राउंड के अंदर ये मुज़ाकरात हो रहे थे। तो पहले दिन जब भारत ने वो नापाक अपना एक्शन किया पाकिस्तान के खिलाफ और दे टुक आउट दोज 6 प्लेसेस, उस पे उन्होंने अटैक किया, तो उस वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जी, और उन्होंने उसके साथ नैरेटिव ये बांधा कि जी हम तो टेररिस्ट के अगेंस्ट गए हैं, हमारा पाकिस्तान से या पाकिस्तान की अफवाह से कोई मार्का नहीं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि जब आप किसी की एयर स्पेस को या किसी की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने का ये मकसद नहीं होता कि आप उस पर कब्जा कर ले। सॉवरेनिटी का ये मकसद होता है कि जब आपके अंदर ये नापाक सोच ही आ जाती है कि हम अटैक करेंगे, तो उस वक्त समझे कि आप किसी की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। और वो भी एक गैरतमंद कौम जो उसको, और एक ऐसा मुल्क जिसको पाकिस्तान कहते हैं, उसके बारे में जब आपकी ये नापाक सोच ने जन्म लिया तो हम समझ गए कि वो हमारी सॉवरेनिटी को, उनको से खतरा लाहक हो गया। फिर आपने एक नया नॉर्म सेट करने की कोशिश की, आपने BVRs का इस्तेमाल किया, आपने टारगेट किया, तो वो उस वक्त भी ये समझ रहे थे। ये दावा तो वैसे ही गलत साबित हो गया ना कि आपने देखें हमला किया और आपने निशाना किसको बनाया? नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को। तो पूरी दुनिया को आप क्या बता रहे हैं कि क्या उसके अंदर कोई टेररिस्ट मौजूद थे जो आपने निशाना बनाया उसे? इन्होंने जो मासूम शहरियों को भी बनाया जी, वो तो इससे भी आ गया। नीलम हाइड्रल तो है ही है। अब हवक बीवी जो 4 माह की बच्ची थी, उज़ैर, मोहम्मद बिन जुबैर, फिर इर्तजा, 7-7 साल के बच्चे मारे हैं, औरतें मारी हैं, फैमिलीज को उन्होंने टारगेट किया। तो वो तो खैर इनकी मोरालिटी तो है नहीं। जो अपने 26 लोगों का उज़ैर खून कर सकता है और उस पे एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता है और उसको कासिस बलाय बना के एक वॉर इनिशिएट कर सकता है, तो उससे आप क्या समझ सकते हैं? ही इज अ नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट इज नॉट एंटी सोशल, ही इज एंटी ह्यूमन। वो अपने लोगों का खून कर सकता है। ये वही सोच है और ये बुद्धि जो है, ये बिकम द बिगेस्ट थ्रेट टू द इंडिया इटसेल्फ। अब ये अच्छा, वो उस बैकग्राउंड में ये निकलना चाहते हैं। हर वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट से एग्जिट स्ट्रेटजी इनकी मौजूद होती है। ये इसको एस्केलेशन ऊपर नहीं करना चाह रहे थे।
लेकिन ये फिर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की एग्जिस्टेंस का, पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप की एग्जिस्टेंस का सवाल आ जाता है। कोई भी पाकिस्तान का मिलिट्री लीडर, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कोई भी हो, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो इंडिया को रिस्पॉन्ड ना करे। हमने ऑलरेडी बहुत सफर कर लिया जी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। जाहिद साहब, अगर हम करंट सिचुएशन डिस्कस करें, करंट सिचुएशन को देखें, तो हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त मोदी हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है। अगर आप उनका सोशल मीडिया देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, क्या आपको लगता है कि नाकामी का शिकार भारत किसी मुहिम जोई की तरफ जा सकता है? और अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो इस हवाले से पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जी देखिए, जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी वो किसी वक्त भी कुछ भी कार्रवाई कर सकता है, फिर DGISPR ने तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि जी अगर वो कार्रवाई करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब जाएगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान को अब कहने की जरूरत नहीं है, ना दुनिया को बताने की जरूरत है। दुनिया ने पाकिस्तान इज द कंट्री जो अपने एक्शन से साबित करता है कि हम क्या करेंगे, किस लेवल पे जाएंगे और किस तरीके से इनकी तबाही का हम सबब बनेंगे। इसलिए वो नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट दैट। बट मैं पर्सनली तौर पे समझता हूँ बीइंग अ डिफेंस एनालिस्ट कि अब वो इस एस्केलेशन को शुरू नहीं करेंगे। इन अदवार में भी वो कोशिश यही कर रहा है कि हम इसको ज्यादा डीएस्केलेशन की तरफ लेके जाए, क्योंकि उनकी एम्बैरेसमेंट बहुत हो गई है जी, बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट। और एकदम एक और भी उसको अगर एम्बैरेसमेंट इमीडिएटली हो जाए, अब इसको लिए हॉस्टिलिटीज इनिशिएट करने के लिए फिर एक कार्व करना पड़ेगा, फिर एक ड्रामा करना पड़ेगा। वो ये नहीं हो सकता कि जी वो कहे कि जी हमने, वो फिर कहीं ना कहीं किसी और जगह पर एक और ऐसा एक्ट करेगा, ड्रामा करेगा, अपनी मूवी का स्क्रिप्ट निकालेगा, जिसको फिर अगेन रीजन बनाएगा फॉर रिज्यूमिंग ऑफ दी हॉस्टिलिटी। जाहिद साहब, वो स्क्रिप्ट तैयार भी तो हो रहा है ना, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अप्रूव करवाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अब संदूर तो कन्वर्ट हो गया था जी ऑपरेशन कलंक का टीका में, हमने आपके प्रोग्राम में बात की थी। अब उसको जरा नए संदूर की कोई डब्बी खोलनी पड़ेगी, आई डोंट नो, उसमें डब्बिया में जरा परमानेंट टिकाऊ निकालना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, ही इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, नो डाउट। और इस पे इररिस्पेक्टिव, देखिए ना, अगर फर्ज करें अल्लाह ना करे एस्केलेशन लैडर पे ऊपर चली जाती, जिस तरीके से उन्होंने 57 एयरक्राफ्ट हमारे पाकिस्तान की एयर स्पेस पे थे, इसी तरह 4 टाइम इसको आप कर ले जो इंडियन एयर स्पेस में थे, उनमें से कोई चीज टारगेट हो जाती। और इतना झूठ, मैं तो कहता हूँ इन कंट्रीज के साथ पाकिस्तान को अभी राब्ता करना चाहिए जिनके मुसाफिर उस वक्त हवा में थे, किसी आपके लोग भी उस, तो ये ही इज अ थ्रेट टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड, ट्रांसनेशनल थ्रेट बन गया जी ये। और उसके हाथ में न्यूक्लियर है, आपने बंदर के हाथ में उस तरह दिया हुआ और आप समझते हैं कि वो किसी का खून नहीं करेगा या जख्मी नहीं करेगा। तो दिस इज सीरियस मैटर, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझने की जरूरत। अच्छा, अब इसकी ये जो परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है ना, नजफ एंड उज़ैर, अपने जो लोग देख रहे हैं जी, तो $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी एप्पल में इंडिया के बीच में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सीईओ को क्या मशवरा दे रहे हैं कि डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। यहाँ पे ये वॉर मॉन्गर जो है, ये वॉर सिचुएशन टाइप जो इंसान है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट को जाया कर देगा अपने। और अभी मतलब है वो इंडिया के साथ उनके मुज़ाकरात अभी 17 को मेरे ख्याल में हो रहे हैं जी उनके, तो वो उनको मना कर रहे हैं। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश में जो ज़ंगज़ांग इनका जो अपना इलाका बना रहे हैं, उसमें 27 जगहों को इन्होंने नेम कर दिया थी। वो कहते हैं ये चाइनीज टेरिटरी है। वो इसका जो फायदा है ना जी, अभी अमेरिका भी इसको बिल्कुल जाहिद साहब आप सही कह रहे हैं सर के जिस तरह से ट्रंप की जानिब से हिदायत दी गई है ना एप्पल के सीईओ को, तो टिम कुक साहब भी जो है सोच रहे हैं और वो मुज़ाकरात जो लगता नहीं है कि भारत के हक में होंगे, कोई उसका फायदा होने होगा। सर, वज़ीर आज़म ने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने मार्का हक में जो तारीखी फतह हासिल की, दुश्मन को जो जवाब दिया, हमने 71 का बदला ले लिया है। आप कितना एग्री करते हैं, क्या समझते हैं इस बयान में कितना वजन है, क्या वाकई ऐसा हो गया? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ कोर्स एक अच्छी बात की है कि हमने बदला ले लिया, बट ये ऐसा दुश्मन है कि इसको जब तक आप कहते हैं ना वक्फे से याद ना करवाते रहे तो कि आप जो है ना एक खतरा है और आपको नुकसान होगा पाकिस्तान से, तो वो बहुत जरूरी है कि इसको थोड़े थोड़े अरसे बाद एक डोज जो है ना इसके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कश्मीर जो है जी, वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वी शुड नेवर फॉरगेट अबाउट द कश्मीरी पीपल। कश्मीर इज आवर रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो वो अभी तक मौजूद है। तो अभी लॉट टू बी डन। अल्लाह करे कि वो डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली हल हो जाए, इसके अंदर कोई सोच आ जाए, कोई ऐसे पॉलिटिकल माइंड सामने आ जाए भारत के अंदर
ऑफ कोर्स वो मुआवजा ही होगा भी इस मौजूदा एनवायरनमेंट में, तो बट पाकिस्तान को पीस को चांस देते हुए, पीस को सामने सेंट्रल रखते हुए, विच इज आवर थीम ऑफ पाकिस्तान, कि हम पीस को देखें ना। एब्सेंशिया ऑफ वॉर का ये मतलब नहीं है कि पीस हो गया। पीस तो तब होगा जब एब्सेंशिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब रूट कॉजेज को हम कॉन्फ्लिक्ट की एड्रेस करेंगे। दैट इज कश्मीर। तो कश्मीर के बगैर अभी हम अधूरे हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेशन को रिलैक्स नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग देखें, आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जो आप लोग भी कर रहे हैं, आई मीन वी हैव डन अ लॉट, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस। उन्होंने वो एक झूठी तकरीर की, मोदी ने, झूठ से भरी हुई, शर्म बेशरम इंसानों वाली वो स्पीच थी। मैं इस तरह के अल्फाज यूज करते हुए मुझे फिर बड़ी देर तकलीफ होती रहती है, बट ये डिजर्व करते हैं जी। मैं खुद मुझे यूज करने पड़ते हैं। शर्म बेशरम इंसान ने वो तकरीर की। अब वो मीडिया, जाहिर साहब इसी चीज को डिस्कस कर लेते हैं। मोदी हुकूमत की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला जारी है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि भारत अंदरूनी सियासी दबाव का बिहार के इलेक्शन मुहिम के दौरान जंगी फिजा बनाकर उसका फायदा उठाना चाह रहा है? इसका फायदा भी उठाना चाह रहा है। और देखिए नजफ, वहाँ की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है दैट इज नॉट गुड। इतना डीप स्टेट की एप्लीकेशन हो चुकी है कि वहाँ खौफ है। वहाँ इन्होंने खौफ से अपनी अपोजिशन को, अपनी आवाजों को, अब आप अंदाजा लगा लें। एक मिसाल देता हूँ मैं अपने पास, एज अ पाकिस्तानी लोग कहेंगे ना ये तो बस बातें कर रहे हैं। मैं बातें नहीं कर रहा, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट को सामने कॉन्टेक्स्ट। सोफिया जो है, सोफिया कुरैशी स्पोक्स पर्सन, अब उनकी बहन को भी इन्होंने इंटिमिडेट कोर्स किया है बीजेपी ने। ये वो लोग हैं जो विकेट उखाड़ देते हैं। पाकिस्तान की टीम गई थी, इन्होंने बॉम्बे की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विकेट उखाड़ दी। ये इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, तो जो लोग उधर रह रहे हैं वो भी डरते हैं जी इनसे खौफ आता है। इनकी इतनी खौफ इन्होंने बिठा दिया कि ये किसी अपोजिट वॉइस को भी नहीं सुनना चाहते। सेम वॉइसेस खत्म हो गई हैं। अभी बरकत दत्त जैसी, जिसकी अच्छी भली रेप्यूट थी, उन्होंने भी रूइन कर ली अपनी रेप्यूट को इसके बीच में, बिकॉज वर्जन है जिसकी स्ट्रेटजी है वो मेजर कर रहा हो जी, डिसाइड कर रहा हो, वो जो बात कर रहा होता है। अभी हम भी फौज में रहे जी, मेजर इज अ ग्रेट रैंक अगर वो बहुत अच्छा फाइटर होता है, बट जो एक बंदा प्रोग्रेस ही नहीं कर सका अपने प्रोफेशन में, उसको एक्सेस ही नहीं होती ऐसी इंफॉर्मेशन की या बातचीत की उन ऑपरेशन। जाहिद साहब, सवाल ये भी पैदा होता है, बड़े लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि अगर ये साहब इतने ही काबिल थे तो फिर ये हायर रैंक्स पे क्यों नहीं जा सके, सिर्फ यहीं से रिटायर्ड क्यों होके वापस चले गए? नहीं, मोटिवेटेड होता ना जी। अगर शहीद हो गया होता इंडिया के लिए उससे वो बेहतर था, या जख्मी कम से कम अपनी गोली की वो बारूद ही सूंघ लेता किसी मार्के में जाके, और फिर बात करता नेशनलिज्म की। देखिए दिस इज ऑल मनी स्पीकिंग, दिस इज। और दूसरी, आपने एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अपनी जंग को जारी रखना है इसको। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कल्चरल प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान जी। ये हाइब्रिड में हमारे कल्चरली हमें इन्होंने, जब भी कोई हेजमोनिक स्टेट्स या इस तरह का माइंडसेट किसी को सबड्यू करने की कोशिश करता है, तो ज़ाहिर याद रखिएगा कि वो सबसे पहले कल्चरल इन्वेजन करता है। जो आपने देखा पाकिस्तान पे बुरी तरह उसका इफेक्ट हुआ, और आपके कल्चर को वो रोकेगा वहां जाते हो, आपके ड्रामा को, आपकी फिल्म को, आपके सॉफ्ट जो इमेज है उसको खराब करेगा, आपकी स्पोर्ट्स को। और दूसरा फिर करता है इकोनॉमिक स्ट्रेंगलिंग करता है, और तीसरी अगर रिक्वायर्ड हो तो मिलिट्री एनिहिलेशन करते हैं। तो इससे तीनों प्रॉन्ग चलाए हुए हैं। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का महाज और ये जो कल्चरल प्रोटेक्शन है पाकिस्तान, क्योंकि देखिए आई बीइंग इवन मिलिट्री में ये कहूंगा, हमारे पास जितनी मर्जी है न्यूक्लियर और जितनी मर्जी है ताकतवर फौज, जो जब तक हम सोशली एंड कल्चरली अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अपनी सोसाइटी को और इस हिंदुत्व, बिल्कुल जाहिद साहब आप सही कह रहे हैं। हमें सोशली और कल्चरली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और वहां पर भी हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मकार दुश्मन कहीं से भी हम पर हमलावर हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है।